गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं किसको हैं? तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। जो ग्लोबलाइजेशन है, जब बहुत सारे कंट्री एक दूसरे के संपर्क में आते हैं बिजनेस को लेकर, किसी भी अदर एक्टिविटीज को लेकर, तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में कंट्री एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में हो जाते हैं, उन दोनों के बीच एक इंटरकनेक्शन हो जाता है। बहुत तेजी के साथ कंट्री एक दूसरे के साथ अपने बिजनेस या अदर एक्टिविटी शेयर करते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आज आप मार्केट में देखते होंगे। जब आप मार्केट में किसी चीज को परचेज करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे मोबाइल की एक वाइड रेंज, आप कपड़ों की, क्लॉथ्स की वाइड रेंज, या आप कार परचेज करने के लिए जाते हैं तो कार की एक वाइड रेंज। मीन्स कहने का यह है कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी आज आपके पास होती हैं। क्यों? क्योंकि कंट्री, जितने भी कंट्री हैं उनके बीच में ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज हमें देखने को मिलती है। आज मोबाइल यदि आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो मार्केट में आपको नोकिया का, सैमसंग का और एप्पल का मोबाइल, ओप्पो की मोबाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी आपके सामने मार्केट में मिल जाती हैं और आप उनमें से किसी भी तरह का अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो मोबाइल आप इजीली परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी क्लॉथ को परचेज करने जाते हैं, कोई टॉयज परचेज करने जाते हैं, या कोई कार, बाइक परचेज करने जाती है तो उसकी भी एक वाइड वैरायटी, एक वाइड रेंज आपको मार्केट में मिल जाएगी और आप अपने विश के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप वैरायटी को देखकर आप उसमें से किसी भी तरह की कार या बाइक खरीद सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से ही यह चीज पॉसिबल हुई है। यदि आज से 20 या 50 इयर्स की बात करें, उस समय क्या था? ग्लोबलाइजेशन नहीं था। उस समय जो कंट्री थे वो एक दूसरे के इतने ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं थे, उनके बीच में इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था, एक दूसरे से वो दूर थे बिजनेस को लेकर या अदर एक्टिविटीज को लेकर। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मींस जब से कंट्री एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए हैं, तब से उनके यहां पर बनने वाला जो आइटम है, जो सामान है, जो गुड्स है, वो इंडियन मार्केट में आप देख सकते हैं। और इंडिया के मार्केट में, इंडिया में बनने वाला जितना भी सामान है, गुड्स है, आप उसको अमेरिका की मार्केट में, चाइना की मार्केट में या किसी और कंट्री की मार्केट में इजीली आप उसको देख सकते हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है? ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अंडरस्टैंड? तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से कंट्री एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और हमें पीपल्स को, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के लगेज, गुड्स खरीदने को मिलते हैं और उनकी वो पर्सन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के जो थिंग्स हैं वो परचेज कर सकता है। अंडरस्टैंड? इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट टॉपिक में इसका देखता हूं कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन को अभी हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया
जिसके लिए जितने भी कंट्री हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए आए, चाहे वो अदर एक्टिविटीज के लिए आए, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कंट्री अपने यहां पर खाली कोई भी कंट्री अपने यहां से जो बना हुआ गुड्स है उसको दूसरी कंट्री की मार्केट में वो उसको क्या करे, सेल करे, नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन है, ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्शन भी अपनी कंट्री से बाहर किया जाता है। मींस अगर यदि हम पहले की बात करें, जब अंग्रेज इंडिया के अंदर थे, इंडिया उस समय गुलाम था, तो इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था, आपकी ओपियम थी, आपका कॉटन था, आपके जितने भी गोल्ड था या फॉरेस्ट मिलने वाला जितना भी रॉ मटेरियल था, उसको यहां से अंग्रेज परचेज कर अपने देश ले जाते थे और वहां पर उसकी वैल्यूएबल थिंग्स बनाकर, सारी मैन्युफैक्चरिंग कर उसकी असेंबलिंग कर वापस इंडिया में लाकर या अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में ले जाकर वो उसको सेल करते थे। उस समय का प्रोसेस ये था। लेकिन इस समय जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इस समय का जो प्रोसेस है गुड्स को बनाने का, प्रोडक्शन करने का कंपनीज का, वो अलग हो गया है। अब कंपनी क्या करती है कि रॉ मटेरियल कंपनी किसी और कंट्री से लेती हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है वो किसी और कंट्री में कराया जाता है, उसकी जो असेंबलिंग है वो किसी और कंट्री में कराई जाती है और उसकी जो सेलिंग है, उसकी जो सेल है उस प्रोडक्ट की, वो किसी और कंट्री में कराई जाती है। अब इस तरह का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, जो लार्ज कंपनी होती है, जिनको हम एमएनसी कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी जिनको हम बोलते हैं, वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो किसी अदर कंट्री से परचेज करती हैं। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एमएनसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री इक्विपमेंट, एक लार्ज एमएनसी कंपनी है जो इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स बनाती है और उसकी जो डिजाइनिंग है, उस प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है, जो रिसर्च है, वो यूनाइटेड स्टेट में किया जाता है। लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाइना में की जाती है और उसके बाद मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप की जितने भी कंट्री है वहां उसको असेंबल किया जाता है और उसके बाद उसको वर्ल्ड के अदर पार्ट में सेल किया जाता है। मींस एमएनसी, जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं वो रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करती हैं, किसी और कंट्री से परचेज करती हैं। जहां पे उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है वहां से वो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं। उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद वो उस एरिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं जहां पर उनको लेबर सस्ती मिले। अंडरस्टैंड? वहां पर उसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसकी असेंबलिंग किसी और एरिया में की जाती है और उसके बाद उसकी जो सेल है, जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनमें उसकी सेलिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस होता है आजकल प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में कि एमएनसी, जितनी भी एमएनसी लार्ज, जितनी भी बड़ी कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से परचेज किया। यदि एमएनसी कंपनी को लगता है कि अपने कंट्री में रॉ मटेरियल ज्यादा हाई प्राइस में मिल रहा है तो इसलिए वो किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। और यदि एमएनसी कंपनी को यह लगता है कि यहां पर लेबर भी ज्यादा हाई रेट में मिल रही है तो वो अपने प्लांट किसी अदर कंट्री में जाकर सेटअप कर देते हैं और वहां पर वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग कराते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में वो सेल करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस सारी प्रक्रिया को ही हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में जो प्रोडक्शन है किसी भी चीज का, वो आजकल कंट्री से बाहर भी हो रहा है। पहले क्या होता था कि जहां पर इंडिया के अंदर कोई चीज बन रही है तो उसकी असेंबलिंग भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, उसका रॉ मटेरियल भी इंडिया से परचेज किया जाता था और इंडिया में ही उस चीज को बनाकर सेल कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या है कि चाइना क्या करता है, देखिए चाइना का एग्जांपल लेते हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल एरिया चाइना के अंदर बहुत ज्यादा वास्ट है। लेकिन रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इंडिया से भी रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है। और वो अपने यहां पर
जो उसके यहाँ पे लार्ज एमएनसी कंपनी है वो अपने यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कराता है, और मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद वो उसको किसी और कंट्री के बहुत सारे जो कंट्री वर्ल्ड के जो कंट्री उनमें उनको सेल करता है। या अमेरिका की बात करें कि अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो परचेज करती हैं रॉ मटेरियल ऐसे जगह से जहां पर उनको सस्ता मिले, और उसके बाद वो अपने प्लांट भी ऐसे जगह पे लगाती हैं कंट्री में जहां पर उनको लेबर सस्ती मिले। इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, इसलिए बहुत सारी कंपनियों के प्लांट यहाँ पे एलजी के प्लांट, सैमसंग के प्लांट आपने देखे होंगे। तो एलजी और सैमसंग के जितने भी मोबाइल हैं इनकी जो रिसर्च है, इनका इनकी जो डिजाइनिंग है वो इनकी अपने कंट्री में होती है, और उसके बाद इंडिया में इनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इनके प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश है क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती मिलती है, और उसके बाद इंडिया के अंदर इनके कॉल सेंटर स्टैब्लिश किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई स्किल्ड के इंजीनियर इनको मिल जाते हैं, और अच्छे इंग्लिश स्पीकर भी इंडिया के अंदर इनको मिल जाते हैं। तो कंपनी अपना कॉल सेंटर भी यहाँ पर स्टैब्लिश कर लेती है। तो इस तरह से जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने प्लांट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटअप करती हैं, और अपना रॉ मटेरियल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वहां ऐसे कंट्री से परचेज करती हैं जहां पे उनको रॉ मटेरियल बहुत ही लो प्राइस में मिलता हो। अंडरस्टैंड? तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसको हम प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री के टॉपिक्स में समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आजकल क्या है कि बहुत सारे कॉल सेंटर ओपन हो रहे हैं। तो कॉल सेंटर इंडिया के जो कंपनी उनके नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड की जो फॉरेन कंट्री हैं उनके कॉल सेंटर इंडिया में उन्होंने अपने कॉल सेंटर स्टैब्लिश किए हैं, और अपने प्रोडक्ट का जो प्रचार है, अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो इंडियन कॉल सेंटर के द्वारा वो कराते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर सस्ती मिल जाती है। तो जितनी भी एमएनसी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो इसी तरह से बिजनेस करती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि जब बहुत सारे कंट्री बिजनेस की एक्टिविटी से या किसी और एक्टिविटी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंडिया के अंदर, इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत सारे जो गुड्स हैं, जो लगेज है, उनकी वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। यदि मोबाइल परचेज करने जाएंगे तो उसकी वैरायटी आप देख सकते हैं, और शर्ट क्लॉथ की वैरायटी आप देख सकते हैं, कार्स की वैरायटी आप देख सकते हैं। यानी जो भी सामान आप गुड्स परचेज करने जाते हैं उसकी वैरायटी आप मार्केट में डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज से 15 ईयर्स या 16 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, किस तरह से जो एमएनसी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो किस तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्शन करती हैं, कि वो रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से परचेज करती हैं, अपना जो प्लांट है वो किसी और कंट्री में सेटअप करती हैं, यहां पर उनको सस्ती लेबर मिले, और कॉल सेंटर किसी और कंट्री में वो सेटअप करती हैं जहां पे उनको ज्यादा सस्ती लेबर मिलती है, और अपने प्रोडक्ट का, अपने लैंग्वेज का वो प्रचार प्रसार कराती हैं, उसको लो प्राइस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और हाई प्राइस पर उसको सेल करती हैं। क्योंकि एमएनसी कंपनी जितनी भी होती हैं, जैसे पतंजलि क्या है, एमएनसी कंपनी है बाबा रामदेव की, ठीक है, टाटा मोटर्स क्या है, एमएनसी कंपनी है आपकी, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी होती हैं उनको हम एमएनसी कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो इनका बिजनेस करने का तरीका इस तरह से होता है, ठीक है। और ये सब जो पॉसिबल हुआ है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, किस तरह से जो एमएनसी कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन करती हैं किसी अदर कंट्री में। अंडरस्टैंड? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करें, और इस लेक्चर में जो भी मैंने नॉलेज आपको प्रोवाइड की है उसको गेट करने की कोशिश करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।